नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डीबी लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। कल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में वोटिंग हो गई। मध्य प्रदेश की अगर खास तौर पर हम बात करते हैं तो वहां पर सब कुछ देखने के लिए मिला। हत्या से लेकर, तलवारें निकलने से लेकर, गोलियां चलने से लेकर, पथराव से लेकर, हिंसा से लेकर, ईवीएम को लेकर भी खबरें आ रही हैं। मैं एक वीडियो देख रही थी जहां पर मैंने देखा कि शिकायत की जा रही है कि कहीं से ईवीएम जो है वो पकड़ी गई हैं 6 के करीब। तो वो तमाम चीजें भी सामने आ रही हैं। पैसा देकर वोट देने की बात, शराब जिस तरह से बांटी गई, तो जो एक हेल्दी लोकतंत्र में एक चुनाव के दौरान जो कुछ भी नहीं होना चाहिए वो मध्य प्रदेश में हमें सब कुछ देखने के लिए मिला। वहां पर हमें यह भी देखने के लिए मिला कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री किस तरह से ये कह रहे हैं कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं तो कैसे, अगर वो दूसरी पार्टी को देखते हैं, दूसरी पार्टी जाहिर सी बात है कांग्रेस, तो वो पाकिस्तान को वोट कर रहे हैं, पाकिस्तान को वो सपोर्ट कर रहे हैं। हमें बिहार का इलेक्शन नहीं भूलना चाहिए। वहां पर किस तरह से कहा गया था कि अगर आप दूसरी पार्टी को वोट करते हैं बीजेपी के अलावा तो कैसे पाकिस्तान में जो है पटाखे फूटेंगे। और ये कहा जाता है बार बार, और ये देखा भी गया है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी नर्वस होती है, अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नहीं होती है, उसको लगता है कि उसकी गद्दी डामाडोल हो रही है, तो वो इसी तरह के हथकंडे अपनाने लगती है। वो लगातार ये प्रोपेगेंडा करती रही है कि कांग्रेस को अगर आप वोट करते हैं तो दरअसल आप मुसलमान जो हैं वो भी देश के उतने ही बाशिंदे हैं जितने कोई भी धर्म के मानने वाले, लेकिन वो मुस्लिम परस्त जो है वो पार्टी है, ये बताया जाता है जैसे मुसलमान देश के दुश्मन हो। ये कहा जाता है कि वो पाकिस्तान परस्त पार्टी है। लोगों के जहन में ये इस तरह से घुसाया गया है इन 9.5 साल में, और ये बताने की कोशिश लगातार ये की जाती है कि कांग्रेस जो है वो विदेशी चश्मा लगाकर देश को देखती है और देश में जो विकास की बयार बह रही है वो उसको नजर नहीं आती है। ये सारे प्रोपेगेंडे, सारे नैरेटिव जो हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए, बीजेपी आईटी सेल के जरिए लोगों के जहन में पहुंचाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह की पूरी राजनीति हो रही है वो भी हमें देखने के लिए मिल रहा है। एक वेलफेयर स्टेट का जो ख्वाब लगातार कांग्रेस दिखा रही है और ये बता रही है कि हमने जो गारंटीज दी हैं उन्हें हमने पूरा करके उन स्टेट में दिखाया जहां हमारी सरकार है। तो कल जिस तरह से वोटिंग हुई है, लगभग 76% के आसपास मध्य प्रदेश में वोट डाले गए हैं, जिसको बहुत अच्छा परसेंटेज माना जाएगा। तो इससे क्या नतीजा निकाला जाए, क्योंकि बहुत कुछ इससे जो जर्नलिस्ट हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, राजनीतिक पंडित हैं, इससे भी बहुत सारे आकलन करते हैं। तो इसको कैसे देखा जाए कि इस परसेंटेज में जो वोटिंग हुई है, और क्या बीजेपी ने एंड मूवमेंट पे जिस तरह की पूरी अपनी इलेक्शन कैंपेन की है और वोटिंग के दिन भी जिस तरह की खबरें तमाम तरफ से आई हैं, उसको क्या भारतीय जनता पार्टी की हताशा देखा जाए, और क्या इलेक्शन के रिजल्ट से पहले ही नतीजे दिखने शुरू हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की घबराहट इस तरह से सामने निकल कर आ रही है। इस सब को हम बहुत अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, बारीकियों को समझेंगे, आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, भोपाल से, जाना माना चेहरा, आप लगातार उनको देखते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राकेश पाठक जी। आप देख सकते हैं उन्हें स्क्रीन पर। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल आपका। 76% वोटिंग और भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम हथकंडे, क्या रिजल्ट से पहले रिजल्ट की तरफ इशारा कर रहे हैं कि किधर जा रहा है मध्य प्रदेश की पूरी सियासत, किधर जा रही है? देखिए, आमतौर पर हम सब लोग अखबारी लोग हैं और जो राजनीतिक पंडित हैं वे बहुत ज्यादा मतदान को सत्ता विरोधी लहर के रूप में देखते रहे हैं। अब तक जितने भी आम चुनाव हुए हों, लोकसभा के या विधानसभाओं के, जब रिकॉर्ड से ज्यादा मतदान होता है वो जो सत्ता में उस वक्त होता है उसके खिलाफ होता है। 2018 में 75% मतदान हुआ था, इस बार 76 से ऊपर का आंकड़ा हमारे सामने है। तो प्रथम दृष्टया ये कह सकते हैं जो जाना परखा गया फॉर्मूला है, जो पुरानी रवायत है, उसके आधार पर कह सकते हैं कि इतना ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में है पिछले 20 साल से 15 महीने छोड़कर, उसके खिलाफ जनादेश दिखाई देता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं बाकी रखी। आखिरी के दिनों में जिस तरह आपने सुना कि मतदान के दिन
प्रदेश के गृह मंत्री कह रहे हैं कि अगर किसी और पार्टी को वोट देंगे तो पाकिस्तान में खुशियां मनाई जाएंगी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये एक तरह का इको चैम्बर है बीजेपी नेताओं का, जिसमें वे जो कुछ बोलते हैं उसी को सुनते रहते हैं। एक कुआं है जिसमें उनकी अपनी आवाज गूंजती रहती है। उनको पता नहीं है कि दुनिया बाहर कितनी बड़ी है। उनको शायद ये नहीं पता कि अब इस देश के लोगों पर, मतदाता पर पाकिस्तान, जिन्ना, तालिबान, फिलिस्तीन, इजराइल, हमास, इन सब चीजों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये नुस्खा इतना ज्यादा घिस चुका है कि जब नरोत्तम मिश्रा ने ये कहा होगा, जिस क्षण वे बात कर रहे थे, मुझे लगता है पत्रकारों के चेहरे पर भी मुस्कान आई होगी कि चलिए आज का चुटकुला पूरा हुआ। वरना मध्य प्रदेश के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस पार्टी को वोट देने से पाकिस्तान में खुशी होगी। इससे पहले भी वे कर चुके हैं, उनकी पार्टी कर चुकी है। बिहार चुनाव में एक केंद्रीय मंत्री ने कहा था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे थे इस चुनाव में। राजस्थान की घटना जो कन्हैयालाल जी की हत्या की थी, उसके बारे में यहां कह रहे थे कि सर तन से जुदा के नारे लगेंगे यहां पर। लेकिन मैं दोहराना यह चाहता हूं कि शायद भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और नीचे तक उनके नेता ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देश अब बहुत आगे बढ़ चुका है। वे अपने तजुर्बों से भी कुछ सीखना नहीं चाहते। कर्नाटक में भी तो यही सब किया था। 5 साल हिजाब का मुद्दा वहां गर्मा कर रखा। चलते चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री ने कह दिया कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो दंगे होंगे कर्नाटक में। प्रधानमंत्री ने बजरंगबली और बजरंग दल की तुलना कर दी। लोगों से कसम खिलवा ली कि वोट देने जाने से पहले बजरंगबली का नारा लगाएं। इसके बावजूद जनता ने उनकी बात नहीं सुनी। जनता ने सुना अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार, इन सारे मुद्दों पर उसने बात सुनी और दूसरी पार्टी को चुन लिया। मध्य प्रदेश में असल मुद्दे यही थे पूरे चुनाव में, और कांग्रेस अपने स्टैंड से 1 इंच भी टस से मस नहीं हुई। बुशरा जी, उसके प्रवक्ता, उसके सारे नेता न सनातन पर कोई बात करते थे, न हिंदुत्व पर कोई बात कर रहे थे, न राम मंदिर पर, न पाकिस्तान पर। उनकी पूरी रणनीति मध्य प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, 20 सालों के शासन का कुशासन, बेरोजगारी और महंगाई, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे ये थे और उन पर कांग्रेस टिकी रही। परिणाम जो भी हो हम नहीं जानते, लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र में जो मुद्दे होना चाहिए उन मुद्दों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा। यही वजह है कि जितने अब तक के एग्जिट पोल तो अभी नहीं आए, ओपिनियन पोल सर्वे आए हैं, प्री पोल सर्वे आए हैं, उसमें यह संकेत मिले हैं कि मध्य प्रदेश की जनता सरकार बदलना चाहती है। कल उसने क्या किया है ये जनता जाने, उसके पन्ना क्या था। जी विश्वा जी, तो क्या ये भी लग रहा है आपको, लाडली बहन योजना की अगर हम बात करें, जो कि सबसे ज्यादा अगर किसी एक योजना की बात की गई है तो वो ये योजना है, क्या आपको लग रहा है कि महिला आरक्षण बिल या फिर ये योजना, क्योंकि शुरू में हमने देखा कि प्रधानमंत्री बात करते थे महिला आरक्षण बिल की, उसके बाद उन्हें जब रिस्पॉन्स उस तरह से मिलना शुरू नहीं हुआ तो उन्होंने वो बात करनी भी बंद कर दी। और फिर लाडली बहन की बात तो खैर प्रधानमंत्री ने की ही नहीं अपने मुंह से। लास्ट में एक आध रैलियों में कहीं उन्होंने शिवराज सिंह का नाम लिया है, उससे पहले तो वो उनका नाम भी लेना गवारा नहीं करते थे। क्या आपको लग रहा है कि कोई इसका असर देखने के लिए मिला है इस पूरे चुनाव में? क्या रिपोर्ट्स आपको ग्राउंड से क्या देखने के लिए मिली? क्योंकि अलग अलग जगह जब रिपोर्टर्स जाते हैं, जब बात करते हैं, तो ये तमाम तथ्य भी सामने लेकर आते हैं कि लोग आखिर किस पर वोट कर रहे हैं। देखिए, लाडली बहना योजना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर इस चुनाव में आकलित किया गया है। निश्चित तौर पर वो शिवराज सिंह सरकार और मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, लेकिन क्या ये ध्वजवाहक उनकी योजना जनता में उतनी असरकारक साबित हुई है? इसका मैं अगर आंकड़ों के आधार पर उत्तर तलाशूं तो मुझे आज सुबह ये उत्तर मिला है कि पिछली दफा के मुकाबले 3% कम मतदान किया है महिलाओं ने मध्य प्रदेश में। जो लोग कल कतारों में लगी हुई महिलाओं की तस्वीरें साझा करके ये कह रहे थे कि महिलाएं निकल पड़ी हैं और सिर्फ लाडली बहना के लिए वोट डाल रही हैं, लेकिन आज का आंकड़ा जब पूरा कंपाइल होने के बाद सामने आया है, वो आंकड़ा तो ये कह रहा है कि 2 से 3% महिलाओं ने कम मतदान किया है पिछली बार की तुलना में। दूसरी बात, क्या लाडली बहना योजना में उपकृत हो रही, लाभ प्राप्त कर रही महिलाएं
सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा परिवार की होंगी या विचार की होंगी? उसमें बड़ी संख्या ऐसे लोगों की भी हो सकती है जो खास तौर से जो दलित हैं, जो मुस्लिम हैं, जो आदिवासी हैं और पिछड़े वर्ग की महिलाएं। ये चारों पांचों तबके तो सामान्य तौर पर इस वक्त बीजेपी से छिटके हुए हैं, तो वे लाडली बहना योजना का लाभ हासिल करके भी, वो पैसे लेकर भी हर महीने अपने खाते में पिछले 5 महीने से उनके खाते में आ रहे होंगे पैसे, उसके बावजूद वो वोट देके आई होंगी, इस बात की क्या गारंटी है? जहां तक तस्वीरों का सवाल है, महिलाओं की कतारों का सवाल है, स्वाभाविक तौर पर एक आकर्षण होता है तस्वीर में। जब महिलाओं की लंबी कतार दिखती है तो एक फोटोजेनिक फोटो होती है। वो हमारे समाज में शिक्षा, जागरूकता और प्रशासन, राजनीतिक दलों के अभियान चलाने से मतदान का प्रतिशत तो वैसे भी बढ़ा है। पुरुष और महिलाएं दोनों ही घर से निकलकर वोट डालने के लिए निकले हैं, लेकिन ये सारी महिलाएं सिर्फ लाडली बहना के की लाभार्थी हैं, इसलिए वोट देने आई थी। ये कैसे आप जांच परख करेंगे? वो जो कतार में लगी हुई महिलाएं थी, उनमें आधी ऐसे होंगी जो सरकार के, मध्य प्रदेश शासन के नियमों में लाभार्थी ही नहीं होंगी। उसके भी तो कई नियम थे, किस किस को मिलेगा? हर महिला को थोड़ी मिलना था कि मध्य प्रदेश में 2.5 करोड़ महिलाएं तो सबको लाडली बहना की स्कीम में पैसा मिलने वाला है। एक और बात हुई है इसमें, भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो संकल्प पत्र जारी किया, जो मैनिफेस्टो, बिल्कुल चुनाव के अहम वक्त पर आया। पार्टी अपना घोषणा पत्र, अपना मैनिफेस्टो ही ठीक से जारी नहीं कर पाई। उसमें तो कहीं उल्लेख नहीं है कि 3,000 रुपए तक देंगे। शिवराज सिंह कह रहे हैं मैं 1,000 रुपए दिए हैं बहनों, अगली बार 1,200 दूंगा, फिर 1,500 दूंगा, फिर 2,500 से 3,000 तक ले जाऊंगा। संकल्प पत्र में जिक्र नहीं है, प्रधानमंत्री ने उस योजना का उल्लेख नहीं किया। तो मुझे ऐसा नहीं लगता सिर्फ एक ही योजना ही बीजेपी की वैतरणी पार करा देगी। उसकी नैया ऐसी अकेली एक नाव में बैठकर पार हो जाएगी। अगर बीजेपी को कहीं कोई लाभ हो रहा है तो उसके और दूसरे कारण भी होंगे। सिर्फ लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महंगाई, केंद्र की नीतियों की विफलता, भारतीय जनता पार्टी का अंतर्विरोध, कलह, शिवराज सिंह चौहान को दरकिनार रखना, इतने 8-9 कारणों को अकेली एक योजना न्यूट्रलाइज नहीं कर सकी। उसको शून्य, नल एंड वॉइड नहीं कर पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। उसका प्रभाव रहा होगा, मैं बिल्कुल इनकार नहीं करता कि बिल्कुल उसका कोई असर ही नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे और कारण भी तो थे जिसकी वजह से शिवराज सिंह की सरकार को बदलना चाहती थी मध्य प्रदेश की जनता। जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल एक उब भी जाता है कोई एक चेहरे को देख के, और बार-बार उनको जैसे घोषणावीर कहा जाता है, किसी लोग घोषणा करते हैं और उसका निवारण नहीं करते हैं, वो वादे जो है करते हैं उनके पूरे नहीं करते। मैं ये नहीं कहती कि हर पार्टी जो है 100% वादे पूरे करती है, लेकिन एक लिमिट होती है वादे करने की, घोषणाएं करने की, और एक मियाद भी होती है उनको पूरा करने की। लेकिन जैसे हमने अगर शिवराज सिंह चौहान की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा था कि अगर हम शिवराज सिंह चौहान को देखें तो उन्होंने कहा था कि भाई ऐसा भाई आपको नहीं मिलेगा, और चला गया तो मैं बहुत याद आऊंगा। और जो इस तरह से घर का रंग रोगन जो है रंग रोगन जो हो रहा है, इन तमाम चीजों को आप क्या देख रहे हैं? क्या वो खुद ही मैसेज नहीं दे रहे हैं, खुद शिवराज सिंह चौहान? देखिए, जब पार्टी आलाकमान ने उनको बिल्कुल दरकिनार करने की कोशिश की, हाशिए पर लाकर उनको पटक दिया, उसके बाद उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया जताई इस तरह के बयानों से। जैसे मंच से पूछना कि आप बताइए मामा कैसी सरकार चला रहा है, आप बताइए मामा को फिर से सरकार में आना चाहिए कि नहीं, मामा की सरकार रिपीट होना चाहिए कि नहीं। नरेंद्र मोदी के लिए पूछ लिया, मोदी जी को फिर से पीएम होना चाहिए कि नहीं। ये सारे ऐसे बयान थे। फिर लौटकर उन्होंने अभी बीच में जब ऋषिकेश गए चंदन मनन करने, वहां से लौटकर उन्होंने कह दिया मैं तो फीनिक्स की तरह अपनी राख से फिर जन्म लूंगा। तो भाई फीनिक्स की तरह आपको आपकी पार्टी जला रही है। कौन कर रहा था ये सब? क्यों उन्हें ये कहना पड़ा कि मैं राख हो जाऊंगा और फिर अपनी राख से जन्म लूंगा? 4 बार का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नेता, वो क्यों कर ये कह रहा था कि वो फीनिक्स की तरह राख होने वाला है? इसके पीछे वजह वही सारी थी। लेकिन जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने वो बंगला जो दूसरा है वो तैयार करा लिया है, दरअसल मैं आपके दर्शकों के लिए, हमारे दर्शकों के लिए अपडेट कर देते हैं। वो जो बंगला है वो उनके पास बहुत साल पहले से है। जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और जाते जाते वे सांसद के रूप में शिवराज सिंह चौहान को बंगला दे गए थे। बाद में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए तो सीएम के आवास के साथ जो एक एनेक्सी कहलाता है, एक अतिरिक्त आवास,
उसको सीएम एनेक्सी के रूप में ही जाना जाता है। लेकिन मूल कहानी ये नहीं है बुशरा जी। कहानी ये है कि उस सीएम एनेक्सी वाले बंगले के बगल में लगा हुआ बिल्कुल दूसरा एक बंगला है, जो नंद कुमार सिंह चौहान, नंदू भैया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्हें मिला हुआ था बतौर सांसद। उनकी मृत्यु के बाद उस बंगले को इस वाले एनेक्सी वाले बंगले में, शिवराज सिंह के बंगले में एकजाई कर दिया गया, बीच की दीवार तोड़कर उसे पूरा एक विशाल रूप दे दिया गया। पिछले 1-1.5 साल से बन रहा है वो, लंबी 20 फुट ऊंची टीन लगी हुई थी ताकि सड़क से दिखाई नहीं दे कि अंदर क्या हो रहा है। पुराने बंगले को पूरी तरह डिमोलिश करके नया बनाया गया है। तो अब जो उनका पुराना वाला एनेक्सी वाला बंगला था वो, और ये नंद कुमार सिंह चौहान वाला बंगला, ये दोनों मिलाकर बहुत विशालकाय बंगले हो गए हैं। यद्यपि श्यामला हिल्स पर जो मुख्यमंत्री आवास है वो तो बहुत बड़ा है। हम पत्रकार लोग हैं, हम लोग ये कयास लगाने लगते हैं कि शायद शिवराज सिंह ने 3 दिसंबर के बाद के लिए वो जगह बना ली है। पिछली बार भी जब दिसंबर 2018 में सत्ता से वे बाहर हुए थे, तब इसी वाले आवास में वो शिफ्ट हो गए थे। 6 श्यामला हिल्स वाला जो मुख्यमंत्री आवास है वो उन्होंने खाली कर दिया। ये संकेत है जिससे हम समझ सकते हैं, अनुमान लगाते हैं हम लोग, क्या उन्होंने ये भांप लिया है कि हम सरकार से बाहर हो रहे हैं। क्या भविष्य की तैयारियों के लिए उन्होंने इन 2 बंगलों को एक करके अपना नया आवास बना लिया बड़ा सा, ताकि आधे में ऑफिस बना रहे, आधे में खुद रहेंगे, या जो भी है। तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ बता तो रही हैं कि बीजेपी की हालत मध्य प्रदेश में ठीक नहीं रही। बिल्कुल। और वो बॉडी लैंग्वेज भी जो उनकी है, जो एक कॉन्फिडेंट जो होनी चाहिए, वो बॉडी लैंग्वेज भी उनके कहीं से कहीं नजर नहीं आई। अजीब अजीब तरह की हरकतें पूरे इलेक्शन कैंपेन में करते हुए नजर आए, वो सब भी देखा। एक छटपटाहट थी, हताशा थी, वो सब भी देखी गई। और बहुत अब दिन दूर नहीं है, 3 दिसंबर को सब कुछ क्या सही था गलत था उस पे से पर्दा जो है वो उठ जाएगा। लेकिन कल आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी देखा होगा जब वो वोट डालने के लिए गए थे, और किस तरह से वो लाइन में लगे थे। और उसके बाद एक शायद बुजुर्ग महिला के साथ कुछ हो गया तो शायद उनको उठाकर उन्होंने खड़ा भी किया। और जब पत्रकार उनसे कुछ सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो लाइन में लगकर ही जो है वो वोट डालेंगे। क्या आपको लग रहा है प्रियंका गांधी की वो बात उनको बहुत अंदर तक कहीं ना कहीं चोट की है? एक मैं चैनल पे भी उनका इंटरव्यू देख रही थी, वहां पर भी वो जिस तरह से जवाब नहीं दे पा रहे थे और ऐसा लग रहा था बिल्कुल रुआंसू है, जैसे अभी रो पड़ेंगे, ऐसी स्थिति उनकी दिख रही थी। तो आपको लग रहा है कि वो बहुत चोट की है वो बात महाराज वाली जो कही है, कद छोटा उनका और अहंकार जो बड़ा, तो आपको लग रहा है कि वो बहुत चोट की है और वो कहीं ना कहीं उसको उसकी काट के तौर पर वो सब कुछ करते हुए नजर आ रहे थे? महाराज का क्या हाल भारतीय जनता पार्टी में है वो तो किससे छिपा नहीं है। देखिए बुशरा जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया आप कितनी चोट लगी है ये बाद की बात है। पहले उनके किए से जिन्हें चोट लगी है उनका नाम तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी है। गांधी परिवार के इतने करीब थे ज्योतिरादित्य सिंधिया कि देश में कांग्रेस की राजनीति में टॉप 3, टॉप 5 लीडर्स में ज्योतिरादित्य सिंधिया गिने जाते थे। राहुल गांधी के वे निजी मित्र थे। प्रियंका गांधी के साथ उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपना दायित्व निभाया। प्रभारी महासचिव का आधा आधा उत्तर प्रदेश दोनों को बांट कर दिया था जो राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। तो मुझे लगता है कि जो चोट लगी है राहुल को और प्रियंका को वो ज्यादा गहरी है। आश्चर्य की बात यह है कि गांधी परिवार कभी भी इस तरह से व्यक्तिगत हमले नहीं करता। 50 लोग कांग्रेस छोड़कर गए, न जाने कितने लोग पिछले 100 साल में गांधी नेहरू परिवार को छोड़कर गए होंगे, नेहरू गांधी परिवार, लेकिन व्यक्तिगत टिप्पणी कभी किसी ने नहीं की। पहली बार प्रियंका गांधी ने पिछले महीने ग्वालियर में ही मेला मैदान में सभा हुई थी, उसमें एक बयान दिया था। उसमें भी 2 लाइनें सिर्फ बोली थी। नंबर 1, मैं चाहूं तो सिंधिया जी के बारे में 10 मिनट बोल सकती हूं, लेकिन मैं बोलूंगी नहीं। कैसे उनकी विचारधारा अचानक बदल गई, बस 2 वाक्य बोले, उतना कहकर वे विचारधारा बदलने वाला बता गए। लेकिन अब एन मतदान से 2 दिन पहले दतिया में यानी ग्वालियर चंबल अंचल में प्रियंका गांधी ने उस शब्द का इस्तेमाल कर दिया जो शब्द सिंधिया राज घराने को हमेशा बहुत ज्यादा दुखी करता है, वो है गद्दारी। प्रियंका गांधी ने उसको हिंदी में विश्वासघात कहा। हम सब जानते हैं विश्वासघात का पर्यायवाची गद्दारी है। उन्होंने ये भी कह दिया, जनता से कह दिया कि ये गद्दारी उन्होंने आपके साथ की है। फिर उन्होंने पीठ में छुरा भोंकने वाले मुहावरे का इस्तेमाल किया।
वो भी कह दिया कि जनता की पीठ में छुरा घोंपा है, यानी आपकी पीठ में छुरा घोंपा है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो दंश था, ये जो चोट लगी थी राहुल प्रियंका को, वो बहुत गहरी थी और वो बहुत व्यक्तिगत थी। वो सोहेल अजीमाबादी का एक शेर है बुशरा जी, पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे लेकिन, पत्थर तो हजारों ने मारे थे मुझे लेकिन, जो दिल पे आके, जो दिल पर लगा आकर एक दोस्त ने मारा है। तो ये जो दिल पर पत्थर लगा आके राहुल प्रियंका के, वो एकदम निजी और जिगरी दोस्त प्रियंका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मारा था, और इसका दुख का प्रकटीकरण प्रियंका गांधी ने कर दिया। इसके राजनीतिक संदेश, मैं यहां इसको विराम दूंगा इस विषय को। इसमें प्रियंका गांधी ने 2 संदेश दे दिए। नंबर 1, ये जो बार बार आशंका हम सब लोग भी चलाते थे, जरा जरा सी कोई फोटो सोनिया गांधी के साथ संसद की दिख जाए तो हम सब चैनल वाले चलाने लगते, क्या कांग्रेस में वापसी होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया की। प्रियंका गांधी ने इतने कठोर वचनों के साथ, इन अल्फाज, इन लफ्जों के साथ ये बता दिया कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कांग्रेस के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। दूसरा पैगाम, दूसरा संदेश इस बयान का, प्रियंका गांधी ने कार्यकर्ताओं तक को यह संदेश दे दिया है कि आप चिंता मत करिए। आमतौर पर कार्यकर्ता, खासतौर से ग्वालियर चंबल अंचल का, वो भयभीत रहता था पिछले 3 साल से कि ऐसा ना हो कि हम तो महाराज के खिलाफ उल्टा सीधा बोलते रहे, महल के खिलाफ आंदोलन करें, कल को महाराज और राहुल गांधी एक हो जाएं, ये तो बहुत जिगरी दोस्त हैं पुराने, तो हमारा क्या होगा, हम तो इस चक्की में पिस जाएंगे। तो प्रियंका गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं, पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को यह संदेश भी दे दिया है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को मैं विश्वासघाती कह रही हूं, आपको जो कहना है वो कहिए, इनके खिलाफ जो लड़ाई लड़नी है लड़िए, चुनाव में भी लड़िए, चुनाव के बाद भी राजनीतिक लड़ाई लड़नी है। ये संदेश बहुत गहरा है और लोगों तक पहुंचा है। प्रियंका गांधी का कहना बहुत मायने रखता है बुशरा जी। जी जी जी, जाहिर सी बात है, कोई ऐसे ही किसी कांग्रेस के नेता ने नहीं कहा है, बल्कि कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप, आप ये कहें कि उनकी तरफ से ये बातें कही गई है, क्योंकि वो उन्हीं के ये करीब थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, सचिन पायलट, जितिन प्रसाद, ये हमेशा जब भी राहुल गांधी के साथ नजर आते तो लगता था कि जैसे कि आप एक फ्यूचर देख रहे हैं कि ये टॉल लीडर्स हैं, ये जो नए चेहरे हैं, ये आगे, जी बिल्कुल, ये नई नस्ल के लिए तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन कैसे सब छिटक गए वो सबके सामने है। अभी बस सचिन पायलट बचे हैं और उनको लेके भी बहुत तरह के प्रोपेगेंडा और नैरेटिव जो है वो चलाए गए। मेरा आपसे सवाल ये कि अगर 3 दिसंबर को नतीजे कांग्रेस के हक में आते हैं, जिसके बहुत सारे आसार हैं, और जो जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया आते हैं वहां से 34 सीटें हैं, अगर वो वहां पर भारतीय जनता पार्टी की इज्जत बचाने में नाकाम रहते हैं, तो क्या फ्यूचर फिर आप देखते हैं उनका? वो तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे, क्योंकि राज्यसभा से वो माना कि एमपी हैं, माना कि वो मिनिस्टर हैं, लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ये तो सोचेगी कि एक बर्डन हमारे ऊपर आ गया है कि हमें इन्हें मिनिस्ट्री भी देनी पड़ रही है, एमपी भी बनाना पड़ रहा है, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं ला रहे हैं। बिल्कुल, ये अग्नि परीक्षा 3 तारीख को ज्योतिरादित्य सिंधिया की हो जाएगी। देखिए, वे उपचुनाव में भी बीजेपी को नहीं जिता पाए थे ग्वालियर चंबल में, स्थानीय निकायों के चुनाव में भी वे कुछ नहीं कर पाए। ग्वालियर का मेयर, मुरैना का मेयर कांग्रेस ने जीत लिया पद। अब अगर इन चुनावों में नतीजे बीजेपी के पक्ष में नहीं रहते, तो सबसे पहला सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर से उठेगा। डीवी लाइव है, कांग्रेस के लोग, हम और आप तो बहुत बाद में पूछेंगे। दोपहर 3-4 बजे तक बीजेपी के नेता कहने लगेंगे कि महाराज के आने से क्या फायदा हुआ बीजेपी को। जहां तक आने वाले कल का सवाल है, अभी वे राज्यसभा में हैं, उनका कार्यकाल बाकी है अभी, लेकिन उस बीच में उनका राज्यसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले लोकसभा का चुनाव दरवाजे पे खड़ा है। अगर पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने को कहा गुना शिवपुरी या ग्वालियर से, तो उनके सामने बेहद संकटपूर्ण स्थिति हो जाएगी। गुना शिवपुरी की हार, 2019 की हार, उन्हें आज तक कचोटती ही होगी कि अपने राजवंश के, अपने राजघराने के प्रभाव क्षेत्र में अपने भूतपूर्व सहयोगी से 1.25 लाख वोटों से चुनाव हार गए। वो एक तरह से उनके लिए दुस्वप्न है, नाइटमेयर की तरह उन्हें परेशान करता होगा कि ये क्या हो गया। और अगर पार्टी ने उनसे फिर लोकसभा चुनाव लड़ने को कह दिया ग्वालियर से या शिवपुरी गुना सीट से,
तो उनके सामने इतनी कठिन चुनौती होगी, क्योंकि तब न केवल कांग्रेस बल्कि बीजेपी के भी बहुत सारे नेता लग जाएंगे निपटाने में, जो इस बार भी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर विरोध है, बड़े नेताओं को एक दूसरे के खिलाफ काम करते हुए देखा यानी प्रकटी सामने तो नहीं दिखते हैं प्रकट में, लेकिन हम लोग तो सब खबरें रखते हैं, हम लोगों तक सूचनाएं आती ही हैं कि प्रतिस्पर्धा है मुख्यमंत्री पद की कुर्सी को लेकर, 7-8 दावेदार हैं बीजेपी में। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए 3 दिसंबर के बाद का समय बहुत कठिन हो जाएगा, अगर बीजेपी चुनाव ग्वालियर चंबल में ठीक से नहीं जीती तो। अगर वे अच्छे नतीजे ले आते हैं तो वे सीना तान कर पार्टी में अपनी बात रख सकेंगे। यद्यपि जिस तरह कांग्रेस में वे सीना तान कर चलते थे, वैसा अब बीजेपी में युग कभी नहीं आएगा, कम से कम मोदी शाह के सामने तो संभव नहीं है ये विषय। जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ना सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी कि किसी की भी उनके सामने वो हैसियत है ही नहीं। देखा है तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी कैसे वो हाथ जोड़कर बिल्कुल उनके सामने खड़े होते हैं, वो किसी से छिपी नहीं, वो तमाम तस्वीरें तमाम जगह पर मौजूद हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि दिवाली का सम्मेलन था, पत्रकार जो है वो नरेंद्र मोदी से मिल रहे थे। वो पत्रकार जिनकी जिम्मेदारी होती है सवाल पूछना, वो कैसे सिर्फ सेल्फी तक सिमट गए हैं। वो हैसियत उन लोगों ने अपनी बना ली है कि उसी को ही वो बहुत फख्र की बात समझते हैं कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जो जवाबदेह बनाता है, जो आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछे प्रधानमंत्री से भी, वो सिर्फ सेल्फी ही खिंचवाने को ही अपना सबसे बड़ा जो है वो फख्र का बाइस अपने लिए मानते हैं वो। तो यहाँ ये सब भी बताना जरूरी है कि कैसे क्या स्थिति नेताओं की, नरेंद्र मोदी और शाह के सामने पत्रकारों की क्या हैसियत, क्या सब कुछ है, ये सब कुछ 9.5 साल में यहाँ सिमट कर ये आ गया है। आखिरी सवाल मेरा आपसे राकेश जी की, हमने देखा कि उस चीज का मजाक राहुल गांधी का बनाया गया, और मैं देख रही थी कि किस तरह से जो गोदी चैनल्स हैं वहां बिल्कुल अलग तरीके से उस बात को रखा गया, जहां उन्होंने कहा था कि आप ज्यादातर मोबाइल फोन्स उठाएं तो उसमें मेड इन चाइना लिखा होता है। मैं चाहता हूं कि शर्ट के कॉलर के पीछे मेड इन मध्य प्रदेश लिखे, यानी कि ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज यहाँ पर लगे, युवाओं को कारोबार मिले, रोजगार मिले और उनको नौकरियां मिले। उसका मजाक प्रधानमंत्री ने उड़ाया, और वहां पर ये कहा जा रहा है, मैं देख रही थी गोदी मीडिया में, कि वो ये कह रहे हैं कि उनका ये कहना है कि सारे मोबाइल जो है वो मध्य प्रदेश में बने, उसको सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित करके, ताकि वो राहुल गांधी का मजाक उड़ा सकें। और जेपी नड्डा कह रहे थे कि जितना कैंपेन राहुल गांधी करेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा है। तो जेपी नड्डा को कर्नाटक भी देखना चाहिए, हिमाचल भी देखना चाहिए, वहां पर भी राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया था, और कैसे एकदम से प्रधानमंत्री की तस्वीर जो है वो जेपी नड्डा की तस्वीर से रिप्लेस कर दी गई थी। तो आगे हो सकता है कि चुनाव के नतीजे के बाद फिर से ऐसा हो। कैसे देखते हैं आप इन तमाम चीजों को? क्या ये बढ़ता हुआ राहुल गांधी का कद है कि आप उन्हीं के नैरेटिव के पीछे पीछे जाकर उनकी बातें करते हैं, उन्हीं मुद्दों को उठाते हैं, मजबूर होना पड़ता है, राहुल गांधी की हर बात जो है वो सत्य साबित होती है, चाहे नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर कोरोना के लिए उन्होंने, कोरोना काल में जो भी कुछ उन्होंने कहा वो सब कुछ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उनकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाने के लिए राहुल का मजाक उड़ाना, अपने भक्तों को खुश करना, यही सबसे सही बात है। देखिए, राहुल गांधी के बारे में भारतीय जनता पार्टी जितना कर सकती थी वो सब कर चुकी है। उनका आईटी सेल, उनका व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, झूठ और नफरत की फैक्ट्री, राहुल गांधी की छवि को नष्ट करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। खुद राहुल गांधी कह चुके हैं कि मेरी इमेज को खत्म करने के लिए आप लोगों ने 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन उससे हासिल कुछ नहीं हुआ बीजेपी को। ये राहुल गांधी आज से 1.5 साल पहले के राहुल गांधी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद उनके खाते में, उनके कॉलर में, उनके कंधे पर कर्नाटक और हिमाचल के स्टार लगे हुए हैं। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम 5 राज्यों के चुनाव सामने हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस की सक्रियता सामने है। अब अगर जेपी नड्डा जी कहते हैं राहुल गांधी जितना प्रचार करेंगे उतना हमारे लिए फायदे का सौदा है, तो शायद जेपी नड्डा जी को जानकारी नहीं होगी कि कर्नाटक में 30 सीटों पर बीजेपी की जमानत जब्त हुई। हो सकता है नड्डा साहब को यह न मालूम हो कि पिछले 8-9 सालों में 30-31 विधानसभाओं में से 16 विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार चुकी है। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर पन्ना प्रमुख तक एक अलग दुनिया में जीते हैं। उनकी दुनिया अलग है। वे किसी अबूझ टापू पर, किसी ग्रह पर रहते हैं।
वो एक कुएं नुमा टापू है जिसमें वे अपनी ही आवाज में डूबे रहते हैं, उसका रेसोनेंस होता रहता है, अनुनाद होता है और उसमें मस्त रहते हैं। वे इसमें खुश रहते हैं कि राहुल गांधी के चुनाव प्रचार करने से उन्हें फायदा हो जाएगा, फिर बिल्कुल ये भूल जाते हैं कि राहुल जहां प्रचार कर रहे हैं वहां उनकी पार्टी हार रही है। तो इन बातों से अब राहुल गांधी की सेहत पर और कांग्रेस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैंने हमेशा कहा है, आज फिर कहता हूं, देश की राजनीति का टर्निंग पॉइंट, देश की और कांग्रेस की राजनीति का, राहुल गांधी की राजनीति का जो प्रस्थान बिंदु है वो भारत जोड़ो यात्रा है। उसके बाद पूरी तस्वीर बदल चुकी है। अगर कोई ये नहीं देख पा रहा तो उसे आंखों के नहीं, दिमाग के इलाज की जरूरत है। जी जी, बिल्कुल। बिल्कुल, आपने इसको लास्ट लाइन में सबको जो है आपने सम अप कर दिया। बहुत शुक्रिया राकेश जी, अपना कीमती वक़्त देने के लिए और ये महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और 3 दिसंबर को तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन बहुत कुछ बातें जो हैं वो वोटिंग जिस दिन होती है और उसके बाद जिस तरह की खबरें ग्राउंड